नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। महाराष्ट्र में सियासी तूफान अपने चरम पर है। बागी विधायकों की संख्या में एक और जहां इजाफा लगातार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस केस की एंट्री हो चुकी है। शिंदे गुट्टे डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए। अब इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन दिन में हलफनामा दाखिल करने को कह दिया है। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि शिंदे कैंप को उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे का समर्थन मिल चुका है। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है और इंडिया का सवाल यहाँ ये है कि शिवसेना के दावे कितने मजबूत और खरे दिखते हैं। क्या शिवसेना सच में अपनी सरकार बचा पाएगी या बागी गुट खेला कर जाएगा? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और इंडिया का सवाल इसीलिए क्योंकि देश सवाल पूछता है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नहीं थम रहा महाराष्ट्र का सियासी तूफान। पॉलिटिकल फाइट में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। उद्धव के खिलाफ शिंदे का हथियार बनेंगे राज ठाकरे। एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शह और मात का खेल जारी है। राजनीतिक संकट के बीच मेल मुलाकातों का दौर जारी है और अब ये मामला अदालती चौखट तक जा पहुंचा है। दरअसल शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी ने अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। इस राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। बागियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अपने ही मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस भी जारी किया है और 3 दिन में सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। इन सब के बीच एक खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे से फोन पर बात की है, जिसके चलते शिवसेना के बागी विधायकों के एमएनएस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति में सब जायज है, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अब शिंदे कैंप की तरफ से मनसे प्रमुख राज ठाकरे से भी संपर्क साधा गया है। सूत्रों की माने तो कई बार दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है और रोज नए नए राजनीतिक गणित यहां पर लग रहे हैं, ऐसे में साफ है कि सत्ता और कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर सीढ़ी चढ़ी जाएगी और उसी सीढ़ी की कवायद है कि मनसे प्रमुख से भी बातचीत शुरू हो गई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में यहां पर कई राजनीतिक भूचाल देखने को साफ मिलेंगे। एक और शिवसेना टूट के कगार पर खड़ी है। शिंदे कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है और उद्धव कैंप दावा कर रहा है कि सरकार बनाए रखने के लिए जितने नंबर की जरूरत है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के पास मौजूद है।
तो शिंदे कुनबे का कहना है कि सत्ता की चाबी उसी के हाथों में है। हालांकि जिस तरह से शिवसेना में बैठकों का दौर जारी है, उससे साफ पता चलता है कि शिवसेना में कितनी घबराहट है। पार्टी नेताओं को सत्ता खोने का डर अंदर खाने सता रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि बावजूद इसके शिवसेना के नेता इसे जाहिर नहीं होने देना चाहते। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी तूफान उठा है, उसके भंवर में महाविकास आघाड़ी सरकार फंसती नजर आ रही है। अगर सरकार गिरती है तो कांग्रेस और एनसीपी का भी नुकसान होगा। लेकिन मौजूदा हालात शिवसेना के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे का सियासी हथियार बनने जा रहे हैं राज ठाकरे, क्योंकि जो कभी उनके साथ हुआ करते थे वो आज सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर ये जो खेला है वो चल क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी एक तरफ लगातार, और साथ ही तलब भी किया गया है कि आप रिपोर्ट सौंपिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट हो, डिप्टी स्पीकर हो, और साथ ही केंद्र सरकार के तमाम वो लोग जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के टारगेट में हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट दीजिए, नोटिस भेजा गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजना घाड़ी, प्रवक्ता शिवसेना, जमाल शेख नेता एनसीपी, सुदेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एडवोकेट, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एडवोकेट शम्स ख्वाजा संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। आप सभी का सबसे पहले न्यूज इंडिया 24/7 बहुत बहुत स्वागत करता है सर। और सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो शम्स सर से है। सर, क्योंकि आज पूरा का पूरा ये जो मामला रहा, जो सियासी ड्रामा मुंबई महाराष्ट्र सरकार को लेकर चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष यानी कि शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट दोनों ने एक दूसरे पर छींटाकसी की है, और साथ ही वकीलों का भी आपने लगातार जो बयानबाजियां थी वो चलती है। इसमें जो संवैधानिक पक्ष है वो क्या कहता है सर? तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप नोटिस भेज दिया गया है डिप्टी स्पीकर को। देखिए, इसमें दो बहुत महत्व पहलू हैं। एक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल मोरालिटी का, जी, जो लीगल मोरालिटी में ट्रांसलेट करता है, जी। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का। और इन दोनों पहलू को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक क्विक बैकग्राउंड की जरूरत है। बोलिए। 1937 में बिजनौर में एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट, एक फ्रीडम फाइटर, नेशनल लीडर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब ने चुनाव लड़ा, और कांग्रेस और एक मुस्लिम बोर्ड था, उनके समर्थन से दोनों के वो चुनाव जीते। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस का दौर था, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। तो मुस्लिम बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया, हमारा समर्थन था, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपका ऑब्जेक्शन है, लीजिए मैं इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने त्यागपत्र दिया और दोबारा इलेक्शन लड़ा, और वो 1939 का फेमस बिजनौर बाई इलेक्शन हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जिसकी उस समय चर्चा हुई। इस वाक़े को खुद दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने मशहूर ऐसे और ह्यूमन इंटेग्रलिज्म में लिखा है, और ये कहा है कि हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की वो पॉलिटिकल मोरालिटी जो है वो देश की आगे की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी के होम पेज पर इस वाक़े को, इस पेज को ह्यूमन इंटेग्रलिज्म के रखवाया था, और वो वहाँ पर उल्लेखनीय था। ये है पॉलिटिकल मोरालिटी, जो कि डिफेक्शन के, पार्टी बदलने की जो होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पर। इस समय
मेरा ये अप फ्रंट ये मानना है, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है, जो इंटरवेंशन किया है, दिस इज कंप्लीटली अनवारंटेड एंड अनकॉल्ड फॉर। और चैनल्स में ये बात नहीं कही जा रही होगी, जो आपके दर्शक हैं वो इस बात को जरूर महसूस करेंगे। हुआ क्या है, स्पीकर ने, जिसमें द टर्म इंक्लूड्स डिप्टी स्पीकर, क्योंकि वो स्पीकर की हैसियत से काम कर रहा है, स्पीकर ने एक नोटिस जारी किया, आप लोग बताइए आपको डिस्क्वालीफाई क्यों किया जाए, क्यों ना किया जाए, और टाइम दिया 27 जून। देर का भी टाइम नहीं दिया, जल्दी का टाइम दिया, शाम तक मुझे बता दीजिए, अपना जवाब दे दीजिए। अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू हुए, ये स्टेज नहीं थी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्पीकर की प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करके इस तरह से उसे रोके और एक फर्म, एक इंटरिम ऑर्डर जारी करे। लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो जो चाहे कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फर्म पैरामीटर्स रखे हैं, आर्टिकल 142 में, आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत लिबर्टीज दी हैं, मगर जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन ने लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी ही का ही हिस्सा है जो एक आर्टिकल 212 है, आर्टिकल 212। मैं आपको उसका एक जुमला सुना दूं जो बड़ा उल्लेखनीय है। आर्टिकल 212 says courts not to inquire into proceedings of the legislature. The validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, दोनों को बहुत इज्जत का मकाम दिया है, दोनों की पटरियां अलग रखी हैं और दोनों को एक दूसरे की प्रोसीडिंग्स का लिहाज करते हुए चलना चाहिए। अगर स्पीकर एक निर्णय ले लेता, डिस्क्वालीफाई कर देता, फिर कोई पिटीशन में जाता सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता, एंटरटेन करता, हस्तक्षेप करता, एक रिमोट सेंस में समझ में आ भी सकता। छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में सर है, आप मुझको समझाइएगा अगर मैं गलत हूं तो। अगर मुझे डर लगता है कि मैं अपने स्टेट में जाऊं, मेरे जान को खतरा है, तो क्या ऐसे में मैं अपने स्टेट के कोर्ट के दरवाजे को ना खटखटाते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरे जान को खतरा है, मैं अगर अपने राज्य में गई और वहाँ जाने के बाद अगर मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे का जो निचला अदालत है वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती हूँ, तो मेरे जो पूरे के पूरे इस मसले पर को प्रभावित किया जा सकता है। अगर मेरे जहन में ये है तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकती? मैंने ये पिटीशन की कॉपी मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ ये आर्टिकल 32 में फाइल करी। यही कहना है शिंदे गुट। आर्टिकल 32 में कोई गुंजाइश नहीं है कि अपने इलेक्टोरल राइट और प्रिविलेजेस और assertion to form a government or not to form a government or to bring down a government किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया जा सकता हो। कोई मौका नहीं है आर्टिकल 32 में आप ऐसे आ जाएं। आर्टिकल 226 जो स्टेट हाई कोर्ट्स के लिए होता है, उसमें पूरी गुंजाइश है कि आप ये रंजिश लेकर स्टेट हाई कोर्ट्स जाएं। अगर आपकी जान को खतरा एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में है तो आपको चाहिए उस अपनी राइट जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट में, यानी बॉम्बे के हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप कहिए, ट्रांसफर पिटीशन मूव करिए कि हमें वहां खतरा है, हमारी पिटीशन किसी और स्टेट हाई कोर्ट्स को आप असाइन कर दीजिए। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ और हमारे तमाम जितने गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले अब जो मेरा सवाल सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, सर 5 बजे बीजेपी में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत 5 बजे बीजेपी ने, महाराष्ट्र बीजेपी ने बैठक बुलाई है। कहा जा रहा बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। सुदेश जी, सुदेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुदेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुदेश जी अपने आप को जरा अनम्यूट कर लीजिए। जी आपको आवाज सुनाई पड़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि बोलिए।
जी जी जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी बोलिए। हेलो बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है। म्यूट तो कर हेलो हेलो। तकनीकी देखिए, प्रॉब्लम है जी, सबसे बताइए सबसे बड़ी बताइए। बात ये है कि जो संविधान विशेषज्ञ जी ने अपनी बात बताई, एडवोकेट ख्वाजा साहब ने जो अपनी बात बताई, उसमें थोड़ा सा एक त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ एक ट्रू कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है। तो आपके पोजीशन पर ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहले वो डिसाइड होगा और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि नोटिस भेजें या नहीं भेजें। पहले तो आपका इसलिए डिसाइड होगा। कोर्ट में यही मामला गया है ना, तो कोर्ट ने जो भी न्यायोचित समझा, सबको वक्त दिया है, सब अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद 11 जुलाई को कोर्ट जो है इस पर निर्णय लेगी। जहां तक राजनीति की सवाल है जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति, बीजेपी तो सिचुएशन को वॉच कर रही है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और वहाँ पार्टी है महाराष्ट्र में, तो अगर कुछ होता है शिवसेना में, टूट के कागार पर है, नहीं पता कि शिवसेना कौन सा है, उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, इस पर फैसला होना है क्योंकि 2/3 मेजोरिटी क्लेम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब। तो ये इस पर जब फैसला होगा उसके बाद बीजेपी डिसाइड करेगी, जैसा सिचुएशन होता है। ये हम राजनीतिक पार्टी है तो बातचीत तो चलती रहेगी, मीटिंग चलती रहेगी, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। 5 बजे सर, 5 बजे, एक सेकंड सर, 5 बजे बीजेपी की बैठक होनी है, महाराष्ट्र बीजेपी की। अचानक से फैसला आता है और उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी में हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से दबाव, जो प्रेशर है, उसकी बात कही जा रही है। की बैठक होनी है, नहीं ऐसा देखिए कुछ नहीं है, दबाव की बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिजॉल्व करने का प्रयास किया है, अपना एक डिसीजन दिया है, उसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो निश्चित ही वहाँ की प्रमुख राजनीतिक पार्टी हम है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो हम निश्चित ही सिचुएशन पर विचार करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। इसमें तो कोई राजनीति की बात तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप पूरे सीन से गायब दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी पूरे सीन में दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए, हम लोग लोकतंत्र की संविधान में मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। हम लोग, अरे कांग्रेस मर्यादाओं की बात करेगी अजय जी। अब आप पहले आप बोले, मैं बोला नहीं, तो मेरी तो सुन लीजिए भाई। यहाँ तो तानाशाही मत करिए, वैसे ही देश में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है और साहब और म्यूनिक गए हुए हैं सीखने के, बाकी और कैसे करा जाए लौट के। तो राजा साहब जब गए हैं सीखने, वो पहले हिटलर की सारी चीज़ें अडॉप्टेड है। देखिए, इस सरकार को गिराने में कुछ आदतन अपराधी लोग जो हैं, जो सरकार गिराने के मायने में, फिर कह रहा हूँ, कुछ आदतन अपराधी, एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे डिक्शनरी में पढ़ना, कुछ आदतन अपराधी लोग जो सरकार गिराने में माहिर हैं और चुनी हुई सरकार को गिराना जिनका काम है, लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र को रक्त रंजित करना, लोकतंत्र। अब एक बात सुनिए, किसी के घर में अगर डकैती या लूटपाट हो जाए तो अपने घर को ना बचाए क्या इस लोकतंत्र में? शिवसेना के एक परिवार था, एक घर था, उसके घर को किस तरह से रक्त रंजित करा गया, आपस में ही भिड़ा दिया गया, तो उसके बच्चे बाप क्या अपने बाला साहब की इस्मत को बचाने के लिए अपने काम में नहीं आपस में भिड़ गए भाई। कुछ भगोड़े जो है, आपस में भिड़ गए, कुछ भगोड़े वो ऊपर से आदतन अपराधियों का साथ मिला और वो पिकनिक मनाने गुवाहाटी पहुंच गए, जहां हजारों लोग मर रहे हैं, लाशें कंधों पे जा रही हैं, पीने को पानी नहीं सरकार दे रही, खाने को रोटी नहीं दे रही। और मित्रों, जर्मन में म्यूनिक से सीख के आ रहे हैं कि और पानी और रोटी कैसे कम किया जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहला हक हिंदुस्तान के लोगों को पानी, रोटी और उनकी नेसेसिटी मिलनी चाहिए। और साहब क्या कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, यहाँ पिकनिक पर आप भी आइए अजय जी, यहाँ बाला साहब भी आए, यहाँ जर्मन ऊपर से जो नेहरू जी भी आए। अरे भाई, उनके पास ऊपर ही चले जाओ अगर उन्हें बुला रहे हो तो। नेहरू जी को पिकनिक मनाने आइए, कितना निंदनीय और शर्मनाक बयान है। और दूसरा बयान सुन लीजिए, इनके एक आदमी, हालांकि आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसलिए मैं जवाब दूं इसका कि आज कांग्रेस, मैं बिल्कुल एक एक करके लूंगी जवाब। संजना घाड़ी जी, शिवसेना में रिएक्शन तो ले लूं सर, रिएक्शन तो ले लूं। और भी गेस्ट हैं हम लोगों ने, अजय वर्मा सर, संजना घाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। आती हूँ मैं डिबेट पे आऊंगी, पहले छोटा छोटा रिएक्शन ले लेने दीजिए। संजना घाड़ी जी, आप हमारे साथ। आपके दर्शकों के लिए याद दिला दूं अजय जी, सुन लीजिए, आपके दर्शकों के लिए याद दिला दूं कि मैं ख्वाजा साहब के उस
खड़े थे, चूंकि मैं भी लॉ उस का समय राजीव गांधी के घर के सामने, और इस बेसिस पर उन्होंने बंद कर दिया था, उन्होंने सरकार गिरा दी थी। बेचैन हो गए इसी बेसिस पर यही तो कांग्रेस संजना जी मामला है। अरे मैं छोटा रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आती हूँ ना सर। अरे छोटा रिएक्शन ले दीजिए। संजना गाड़ी जी, शिवसेना की नेता हमारे साथ नहीं, प्रवक्ता। नमस्कार। मैं करती हूँ आपके पास, आप आती हूँ। अजय वर्मा साहब, मैं आती हूँ। देखिए, मैं ख्वाजा साहब के उस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस तरह की उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा सम्मानीय होता है, सबका विश्वास होता है। भारत का विश्वास एक तो पहले ही खंडित हो चुका है 136 करोड़ लोगों का, इसमें बीजेपी के आईटी सेल, इनके भक्त और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए। अब लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वहां करें जहां जरूरत है। लोग कोरोना में 50 लाख मर गए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 सेकंड हो गए। संजना घाड़ी जी, शिंदे गुट के बागी नेताओं का कहना है, विधायकों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है महाराष्ट्र में, इसीलिए वो महाराष्ट्र का रुख नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजना जी, ये डर अगर हमारे ही कुटुंब के कोई मेंबर जिनको बगावत करनी थी, जिनको पार्टी की कोई चीजों को सही नहीं लगा, तो उनका काम था महाराष्ट्र में ही रह के हमारे प्रमुख नेता माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के तरफ वो सभी इकट्ठा होके जाते और उनके पास जाके इस बारे में बात करते और उसका सही रुझाव लेते। उनका कहना है धमकी ये न करते हुए। संजना जी, धमकी की बात है, धमकी जान से वही बात आगे जा रही है, उनके घर वालों को टेलीफोन करके धमकाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ मैडम, ये शिंदे गुट के जितने विधायक, एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने विधायक है, उनका कहना है कि उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है, हम सुरक्षित ही नहीं है, क्यों जाएंगे महाराष्ट्र। मैं वही मुद्दे पे आ रही हूँ। वो जिस तरह से हमारे साथ बगावत करके सूरत चले गए, सूरत से गुवाहाटी चले गए, यानी कहीं पे कुटुंब जो बड़ा है शिवसेना का, हम जैसे शिव सैनिकों को लग रहा है कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, गलत किया है, भारतीय जनता पक्ष के साथ मिलके जिनको शिवसेना खत्म करनी है, इनके साथ मिलके इन्होंने पार्टी के साथ गलत किया है। और उसके वजह से अगर कल का आप बात करें, संजय राउत जी ने जो बात किया बहुत सिंपल, हमारे पास वो सभा हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी आत्माएं मर जाएंगी। जिस तरह से शिवसेना बात कर रही, शिवसैनिक बात कर रहे हैं, इनकी आत्माएं मर जाएंगी और इनके शरीर यहाँ पे आएंगे, मरे हुए आत्माओं के। तो उसके ऊपर कोई धमकी नहीं थी। और बात हो रही है जो शिवसैनिक उठाव कर रहे हैं उसका, तो ये तो शिवसेना की कार्य पद्धति है। शिवसैनिक यहाँ पे हमारे ही फैमिली में कुछ गलत हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं संजना जी, एक छोटा सा रिएक्शन। संजय राणा हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। संजय जी, अभी तुरंत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी हरकत में आ जाती है, लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग की बात होने लग जाती है, 5 बजे का समय मुकर्रर कर दिया जाता है। पूरे अगर परिदृश्य को देखा जाए, इंडिकेशन क्या है? जल्दी से। जी, गुड इवनिंग और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं किसी के बीच में कुछ बोला नहीं था, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और आशा करता हूं कि आपके जितने भी फेलो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदमी कभी कभी अपने सीखता है, अपनी गलतियों से, कभी दूसरों की गलतियों से। और जो उद्धव ठाकरे साहब है, न अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, न दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं। अब इनको देखना जानना जरूरी है कि 1996 में जब हमारी शिवसेना बनी थी तो किस आधार पर बनी थी? वो भाई थी साउथ इंडियन को भगाओ। जब 1990 में आया तो भैया इनका जो मंडल कमीशन है, इसकी वजह से इनकी राजनीति फेल हो रही थी। उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया और उन्होंने हिंदुत्व 87 में बनी थी, 87 में नहीं बनी थी सर, 1966 से बनी थी। गणित नहीं पता तो शांत रहे, मेरे बीच में ना बोले। मेरी मैथमेटिक्स और गणित दोनों बड़ी अच्छी है, मैं टॉपर रहा हूँ। शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, ठीक है। 1966 में बनी थी। अब मैं बता रहा था कि उसके अगेंस्ट में जो शिवसेना है, जो शरद पवार, उनके अगेंस्ट में लड़ करके 1995 में इन्होंने गवर्नमेंट पहली बार फॉर्म की थी। अब उद्धव ठाकरे को यह नहीं समझ में आ रहा है, जिनके पिताजी जीवन भर जिस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में रहे उसके साथ वो गोद में बैठ गए। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करोगे, आप उसको डायग्नोस नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम कहीं और है, डायग्नोसिस कहीं और इलाज कहीं और कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। आपने पूछा कि बीजेपी एक्टिव हो गई है। देखिए ऐसा है, बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र स्टेट में। भाई वो प्री पोल इलेक्शन अलायंस बना के इलेक्शन लड़े और जीते थे। अब देखिए जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है तो
ओबियसली 11 तारीख तक स्टे लगा हुआ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको अधिकार है अगर गवर्नर बुलाता है कि आप बहुमत साबित करिए, क्योंकि इन्होंने लेटर भेज दिया है कि अल्पमत में सरकार है। अगर गवर्नर बुलाते हैं तो अपनी सारी मैथमेटिक्स, अपने सारे पत्ते उनको क्लियर रखने पड़ेंगे, इस वजह से अपनी सारी गणित बैठा रहे हैं। इसमें हमें नहीं लगता कोई बुराई है और कोई गुरेज है उसमें। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर आपके पास मैं लौटूंगी ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस वक्त जिस तरीके से अपने चरम पर है और साथ ही सुप्रीम नजर जो है इस पूरे प्रकरण पर पड़ चुकी है, और ऐसे में ये देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद ये सियासी संग्राम किस मोड़ पर पहुंचता। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया का सवाल में। और लगातार इंडिया यही सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान आखिर कब थमेगा, कब महाराष्ट्र के लोगों को एक स्थायी सरकार मिलेगी। लेकिन उससे पहले चर्चा में हम एक बार वापस लौटे, उससे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे का ट्वीट सामने आया है। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत हुई है। उन्होंने लिखा है, शिंदे ने लिखा है कि धर्मवीर आनंद घिरे के विचारों की आज जीत हुई है। ये एकनाथ शिंदे ने तुरंत ट्वीट किया है। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत को वो बता रहे हैं। धर्मवीर आनंद घिरे दीघे की बातों को वो साबित कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत की बात कहते हैं। आनंद दीघे के विचारों की जीत की बात आज एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जिस विचार से ये पार्टी शिवसेना खड़ी की थी, जिन विचारों को लेकर हम आगे बढ़े थे, आज उस हिंदुत्व की, उस विचार की जीत हुई है। और ऐसे में अगर इतना बड़ा ट्वीट आता है तो ऐसे में सवाल हम सीधे संजना घाड़ी से कर लेते हैं। संजना जी कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। बाला साहब ठाकरे की जो सोच है, जो विचार है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार यही कह रहे हैं कि हम हैं असली शिव सैनिक, क्या कहेंगी? ये उनका कहना है, क्योंकि वो उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि वो मुद्दा वो छोड़ नहीं सकते। उसके सिवा वो जी नहीं पाएंगे, उसके सिवा वो राजकीय जीवन में जी नहीं पाएंगे। इसके लिए उन्हें वो कहना पड़ेगा। लेकिन आज एज ए शिव सैनिक हम लोग यही कहना चाहते हैं कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचार रहे या धर्मवीर आनंद दीघे, जिनके नाम के आगे एक कैप्शन लगाया जाता है हमेशा, गद्दाराना क्षमा नहीं, जो बगावत करते हैं पार्टी के साथ उनको क्षमा नहीं, ऐसे बोलने वाले आनंद दीघे जी और बाला साहब ठाकरे जी को गुरु मानने वाले आनंद दीघे जी, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और जो हिंदुत्व के मुद्दे की ये बात कर रहे हैं, क्या 2019 में जब एकनाथ शिंदे जी ने कल्याण में भरी सभा में उद्धव जी के पास राजीनामा दिया था मंत्री पद का और कहा था कि हम भाजपा के साथ किसी भी हालत में इकट्ठा नहीं रह सकते, वो हमें हर पल अपमानित करती है और किसी भी हालत में हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, क्या तभी भाजपा हिंदुत्ववादी नहीं थी या शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं थी? और इन्हीं लोगों के कारण माननीय उद्धव साहब जी को बाहर का सागर के साथ जाने का निर्णय लेना पड़ा है। एक तरह से और महागाड़ी नहीं बना था। ये जानने की जरूरत है कि आप किस मुद्दे को, किस बात को, किस चीज को कहा रख रहे हैं। उन्होंने पहले बोला था, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसे। आप बाला साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो, क्या करके गोद में बैठ गए हो? आपकी गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है, आप 2.5 साल से गायब हो और आपके पुत्र हर देश में पाए जाने वाले प्राणियों में भैया क्या अब तो शिवसैनिक बने घूम रहे हो? आपके पास एक विधायक नहीं है, 13 विधायक में से 2 बात देते हैं और 11 विधायक गायब, सबके सब गायब हो जाते हैं। भैया कैसी बात करेंगे? आप शिव सैनिक नहीं हो। हमें तो लग रहा है शिंदे साहब शिव सैनिक है, आप फ्लोर टेस्ट के लिए कराते हो। अगर आपको इतना अपने पर विश्वास है, फ्लोर टेस्ट का रिक्वेस्ट क्यों नहीं डालते हो? आप महिला, अरे अपमानित करने वाली क्या बात है? अगर गलत बात बोली जाएगी, देश में पुरुष और महिला सब बराबर है, सबको हक अपनी बात करने का, प्रथम अधिकार है, लेकिन हम सम्मान करते हैं, हम देते हैं, लेकिन आप महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दे रहे। आपके राजीव गांधी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आप किस भाषा बोल रहे हैं। सुदेश वर्मा जी कुछ कह रहे थे आप? सुदेश वर्मा जी, हिंदुस्तान में सुदेश वर्मा जी का और
कॉन्स्टिट्यूशन का जी बहुत देखिए अहम प्रीति जी मकाम है। राणा That जी is जो the बाला idea साहब- of India। बाला दो साहब चीजों का का नाम- क्विक क्लैरिफिकेशन दर्शकों के लिए मैं जरूर देना चाहूंगा। एक तो ये वाजा सर, एक सेकंड, सुदेश वर्मा जी एक तो कुछ ये कह कि कहा जाता है कि ईमेल किया सर, एक उन्होंने, सेकंड, अब नो सुदेश जी कॉन्फिडेंस कुछ कह रहे मोशन। हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सुदेश जी कुछ कह रहे थे। सुदेश जी। एक मैंडेट था, उस मैंडेट के खिलाफ गए। बाला ठाकरे साहब की ये मोरालिटी कभी नहीं थी। वो तो जो बोलते थे एकदम खरा खरा बोलते थे। उन्होंने तो एनसीपी के साथ अलायंस भी नहीं किया जब मौका आया तो नहीं, एनसीपी के साथ नहीं जा सकते। इन्हें बाला साहब की बात चाहिए, उन्होंने कभी एक बात सिंधे कितना लाभ मांगा, उन्होंने बोला मुझे पद नहीं चाहिए। ये तो उद्धव ठाकरे तरक्की है, पावर प्रेसिडेंट है, लालच में आप 1993 के दंगाइयों के साथ बैठे हुए, दंगाइयों के पौध में बैठ गए। अरे जाओ कि प्रेम क्या बात कर रहे हो? आज शिवसेना बोलते हो, शिवसेना 1993 में लड़ी थी, उसके खिलाफ आदिवासी के जन जा रहे थे। शिवसेना कोई नहीं है। अरे डिप्टी सीएम किसको बना था? एक मीडिया में पेंगुइन किसको कहा जाता है हमें बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है क्या करता है। स्टेज 3 में पाया जाता है, काम नहीं होता है। मंत्री पद है, काम नहीं करेंगे। पिताजी बीमार हो ठीक है सर, अरे एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। एक ना शिंदे को सत्ता नहीं चाहिए। एनसीपी के नेता भी हमारे साथ जमाल शेख जुड़े हुए हैं। जमाल शेख साहब, जमाल शेख साहब, आपकी पार्टी कहाँ नदारद है? महाविकास आघाड़ी जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ आगे बढ़ी थी। संजना जी मैं आती हूँ आपके पास। मैडम संजना जी मैं आती हूँ आपके पास। जमाल शेख साहब, महाविकास आघाड़ी की सरकार जिस सोच के साथ आगे बढ़ी थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। उसमें एनसीपी का बहुत बड़ा रोल है। लगातार शरद पवार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का आवास हो या फिर बाहर, लेकिन क्या उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? इन सब चीजों का क्या शिवसेना, जो अभी इस वक्त कार्यकर्ता शिवसेना के मुंबई में है, क्या उनकी सोच पे कोई असर पड़ रहा है? लगातार शिफ्ट हो रहे हैं आपके जितने भी विधायक हैं सर महाविकास आघाड़ी के। जमाल साहब, महाविकास आघाड़ी के नहीं, शिवसेना के विधायक शिफ्ट हो रहे हैं और पवार साहब तो हिस्सा तो महाविकास आघाड़ी के ही है ना। जमाल साहब क्या बोल रहे हैं आप? हिस्सा तो महाविकास आघाड़ी के ही है ना। देखिए, जहां पहले हमारे राष्ट्रवादी के मंत्रियों को और आमदारों को टारगेट किया गया था सरकार गिराने के लिए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने शिवसेना को सॉफ्ट टारगेट किया है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र और देश की जनता जानती है कि सारे विधायक जो है बीजेपी के, उनको ईडी और आईटी की रेड हो रही थी और इसी डर और भय की वजह से ही ये लोग आज शिवसेना छोड़ के अलग गुट बना के और बीजेपी के समर्थन में गए हुए हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे महाराष्ट्र और देश की जनता की दिशा भूल करने का काम हो रहा है। असली इनको डर सिर्फ ईडी और आईटी का है और दूसरा उनको सत्ता की लालच दी गई है, बहुत अच्छी रकम दी गई है, मोटी रकम दी गई है। इसके लिए लोग आज सत्ता की लालच की बात कर रहे हैं, आप पूछ लेते हैं। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या सत्ता की लालच दी है आपने सर? क्या पैसे दिए आपने? क्या घूस दिया है आपने? सीधा सीधा नेशनल टेलीविजन पर जमाल साहब कह रहे हैं कि सत्ता का लालच, पैसे क्या लालच दिया गया? कैश गिन के दिया जा रहा था। राणा साहब एक मिनट, राजनीतिक विद्वेष समझ में आती है, लेकिन नरगल बातें ना करें। जैसे आपने बहुत पैसा दिया गया, आपको पता ही आपके खिलाफ यही नहीं पता क्या होता सुदेश जी को बोलने दीजिए, एक सेकंड सुदेश जी को बोलने दीजिए। संजना जी सुदेश जी को बोलने दीजिए। अगर ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से तो उनको बोलने दीजिए। सुदेश जी बोलिए। इस तरह की बात न करिए जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते। अभी तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं शिवसेना में। वो बोल रहे हैं मैं शिवसेना हूँ, उद्धव ठाकरे शिवसेना बोल रहे हैं मैं शिवसेना हूँ। कौन शिवसेना ये डिसाइड होगा, वो तो डिसाइड करे। सत्ता की बात उद्धव ठाकरे जी की ही शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। मत दिखाई शिंदे साहब को आज अगर उनको आज हिंदुत्व की इतनी याद आ रही है तो सबसे पहले मंत्री का शपथ लेने वही गए थे जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ। हमारे एनसीपी का कोई नहीं तो करनी और कथनी इतनी अलग, अरे अलग अलग है। उनकी तो आइडियोलॉजी हमेशा आपकी आइडियोलॉजी क्यों बदल गई? सत्ता के लिए आपने भैया तो आइडियोलॉजी 2.5 साल तक पास हुई थी। आइडियोलॉजी
देखिए, सिद्धांत तो हमेशा एक तरीके का रहना चाहिए। 2.5 साल तक का सिद्धांत कहाँ था? 2.5 साल तक सोए हुए थे। आप सोए हुए थे क्या? 2.5 साल तक था जब वो महाविकास आघाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे, महाराष्ट्र का विकास कर रहे थे। जब उनके ऊपर केंद्रीय यंत्रणा का दबाव आने लगा, केंद्रीय यंत्रणा का उनके ऊपर दबाव आने लगा, तब उन्होंने ये एलिगेशंस लगा रहे हैं राजनीति में, इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो पूरा देश जान रहा है, इसमें लगाने की कोई पूरा जरूरत देश नहीं। कहाँ जान रहा है? हम तो नहीं जान रहे देश में, हम कर रही हूँ कैसे बात कर रहे हो? भारतीय राज्य घटना, जी भारतीय जी, लो संविधान कॉन्फिडेंस के मोशन की बात हो रही जिस थी, तरह से लो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही थी डिप्टी स्पीकर पे। सर बताइएगा, हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिएगा ये पूरा का पूरा पक्ष। देखिए, इलेक्टोरल लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ, जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो हैं, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मैंडेट पे चलती है और बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड रूल्स पे चलती है। मैं लोकसभा का नॉमिनेशन ईमेल द्वारा मैं नहीं फाइल कर सकता, सो दैट इट इज एक मेथड है। इस हिसाब से आप इस तरीके से, इस मेथड से आप वो स्क्रूटनी के बाद या स्क्रूटनी से पहले आप उसको देंगे, पैसे देंगे। उस मेथड के अलावा मैं कोई और नहीं कर सकता, मैं यूपीआई से नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। बहरहाल जो भी लेट डाउन, आपने अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट ईमेल किया है, दैट हैज गॉट नो मीनिंग। कंप्यूटर और ईमेल कैनॉट बी यूज्ड इन सच अ सेंसिटिव ओकेजन, सच अ सेंसिटिव सिचुएशन। और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है लेजिस्लेचर का कि अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन देना है तो आपको हार्ड कॉपी विद योर ओन सिग्नेचर्स आपको पेश करना होगा। तो वो एवर्मेंट के साथ वो नो कॉन्फिडेंस ईमेल से भेज दिया, दैट डजंट होल्ड गुड। आपका नो कॉन्फिडेंस कोई वैलिड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पहले आपको नो कॉन्फिडेंस पेश करना चाहिए था, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते। लेकिन गलतियां यहाँ दोनों साइड्स ने करी। ऐसा नहीं है किसी की सरकार बने किसी की गिरे। हम वकील हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की मर्यादा के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए ये सवाल कि मेरे पास इतने एमएलएज हैं, उनके पास इतने हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा तुम डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, तुम इतने कम हो। ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन या सरकार बनाना कैन नॉट बी डन ऑन मियर एलिगेशंस। डिप्टी स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी गलती करी है कि उन्होंने सिर्फ एलिगेशंस पर, एवर्मेंट्स पर नंबर्स मान लिया और कर दिया। दैट इज नॉट द वे टू ऑपरेट एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ द पार्टी है, मर्जर है, कोई और चीज़ है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ पता लग रहा है कि ये इतना 1/3 हिस्सा टूट के कहीं और जा रहा है। बहुत ही क्लियर मेथडोलॉजी है, आप सिर्फ ज़बानी एवर्मेंट्स पे नहीं कर सकते। और एक चीज़ और जो मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूंगा आपसे, वो टाइम की बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि टाइम बहुत कम दिया गया। उसी टाइम में आपने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन तैयार करी, उसी टाइम में फाइल भी किया। आपका सारा जवाब जो डिप्टी स्पीकर के नोटिस के में जाना चाहिए था 27 की शाम को, वो सारा जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही फाइल कर लिया। ख्वाजा साहब, और प्रिस्क्राइब टाइम कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन झा जी। सर, पूरे सिनेरियो को अगर आप पत्रकार की दृष्टि से लगातार आप देख रहे होंगे, किस तरीके से सियासत अपने चरम पर है, किस मोड़ लेगा, कहाँ जाएगा, टर्न कैसे, क्योंकि लगातार आप देखिए ये जो पूरा खेला है वो दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, ये खेला अपने आप में बहुत स्पष्ट है और ये बात खुद शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जी को, संजय राउत को, सबको मालूम है कि सरकार उनके हाथ से जा चुकी है। अब ये कितने दिन के अंदर वो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, ये एक अलग सवाल है। उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पे जब भी खेले जाते रहेंगे, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय गुजरेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। खुद उनकी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। अब वो चाहे संजय राउत नारा लगाते रहेंगे, कब तक रहोगे, बैठे रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। और ये जो सिर्फ तंज नहीं है, ये इसके अंदर एक धमकी भी छिपी हुई है और वो धमकी शिवसैनिक जगह जगह पर खुद उन विधायकों के दफ्तरों पर तोड़फोड़ मचा करके उस धमकी को कार्यान्वित करके दिखा भी रहे हैं। तो इसलिए जब शिवसेना के जो विधायक गुवाहाटी में गए हुए हैं, जब वो अदालत के सामने जाकर कहते हैं कि हमें जान माल का खतरा है, तो ये कोई पर्यटन करने गए वहाँ, आप कैसी
बात कर रहे हैं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है पर्यटन के की नहीं लिए, है। आप कह रहे हैं जान को खतरा है। आप पहले इनसे सुन लीजिए। हम किसकी माने? भाइयों बहनों, देखिए एक पत्रकार है हमारे, अच्छी बात है पत्रकार है, हमने कहा सम्मान से न बुलवाइए, मुख्यमंत्री की बात माने या पत्रकार की माने, ये तय करिए। देश की दोनों की बात आपको माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानोगे भैया? अगर मेरे घर में कोई आता है अतिथि है, चाहे वो घूमने आए चाहे डांस करे आए, बाहर में जो 1000 लोग मर रहे हैं, कोई 1000 लोग नहीं मरे। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से सरकार में आपने 70 साल में पानी की व्यवस्था की है? आप भी हिटलर की सेना के नहीं, ऐसा कुछ नहीं एसएस फोर्स और नाजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाजी सेना नहीं। नाजी सेना तो कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी भैया। एक पेड़ गिरा है, बहुत से लोग डाउनफॉल ऑफ भैया। मैं आपातकाल लगाऊंगा, अभी मैं सभी नियोजन चलाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ना सिखाए, ये हमारा प्रोफेसर है, ये हमारा प्रोफेसर है। 10 लाख जूझ मारे थे और 60 लाख जूझ छोड़ के गए थे जर्मन। ये कुछ नहीं है, आप कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है। कांग्रेस के प्रॉब्लम क्या है? ये सैया पे लेटी हुई पार्टी है, उसका हाथ पैर सब काम करना बंद कर दिया है। भारत श्रीलंका बन भी नहीं सकता अजय वर्मा जी, भारत श्रीलंका बन भी नहीं सकता सर। अजय वर्मा जी, भारत श्रीलंका क्यों बनेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं, इनको लग राहुल गांधी को लगता है, इसलिए इनको लग रहा है भैया। भारत श्रीलंका बन नहीं सकता अजय वर्मा जी, भारत श्रीलंका बन नहीं पाएगा। भारत श्रीलंका की मदद कर सकता है, भारत श्रीलंका बन नहीं सकता। स्टेटमेंट गलत है अजय वर्मा जी, स्टेटमेंट ये गलत है। भारत श्रीलंका बन नहीं सकता, भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। कांग्रेस का एजेंडा देश विरोधी माफ कीजिए, जिस तरह से आपका कानून इस्तेमाल किया जा रहा है और कानून में प्रक्रिया चल रही है, आप भारत को तो पाकिस्तान बना रहे हैं, श्रीलंका थोड़े। कोई माफ कर रहे हैं, सब नो रूल ऑफ लॉ बीइंग ऑपरेटेड। आप अपने राज्य का हालत देखें। संजना जी कुछ कह रही है, संजना जी को भी सुन लेते हैं सर। मर्दों की आवाज में महिला की आवाज दबा दी जा रही है, जरा सुन लेते हैं संजना जी क्या कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि श्रीलंका हो सकता है। अच्छा, आपके जो कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपका जो संजय राउत है, अस्तित्वहीन, जिसके पीछे 10 आदमी नहीं खड़े हैं सिवाय जनरल बॉडीगार्ड के, वो आपके पार्टी चला रहा है, जो आपके विरोधियों के साथ हाथ मिला रखा है। ऐसी बात करते हैं आप लायक नहीं हो, आप अपने अस्तित्व खो चुके हो, अपना पार्टी खो चुके हो, आइडियोलॉजी खो चुके हो। अरे किस मुंह से टीवी डिबेट पे आकर बातें कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? आला शाह ठाकरे हुआ करते थे शिवसेना के नेता, उनके नेतृत्व में चलता था, 1000 आदमी ने खड़े होकर आपने कल बाइक रैली बुलाई। अरे बाइक रैली में 500 बाइक नहीं आती, बताओ तो। सर मुद्दे पे बात करते हैं ना संजय राणा जी, मुद्दे पे बात करते हैं। संजना जी आप भी मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। महाराष्ट्र में सरकार नहीं है और इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार चली गई है। अगर इतनी है तो आप फ्लोर टेस्ट के लिए करा रहे हो। अरे उद्धव ठाकरे के पास 11 एमएलए है, एक भी है तो सरकार आज बनी हुई है। अरे परेड करा दो। अगर एक भी है तो सरकार आज बनी हुई है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अच्छा ठीक है, रुक जाइए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, फ्लोर टेस्ट की बात लगातार यही कहा जा रहा है, फ्लोर टेस्ट पे क्यों नहीं आते सर? आप चिल्ला के अपनी बातें रख रहे हैं। एक सेकंड संजना जी, आप चिल्ला के अपनी बातें रख रहे हैं। अजय वर्मा जी फ्लोर टेस्ट पे क्यों नहीं आते, भाग क्यों जाते हैं? मैंने ही तो कहा है फ्लोर टेस्ट पे बुलाने के लिए कि हम लोग बुला रहे हैं, वो आते नहीं। अरे आप जाके अपने गठबंधन के साथी को बोलो, माननीय उद्धव ठाकरे जिसके पीछे 11। प्रीति आप ये बात मुझसे पूछ रही हैं, राणा जी से पूछ रही हैं? आपसे पूछ रही हूँ सर, बताइए। राणा बोल रहे हैं, अजय वर्मा बोल रहे हैं। राणा जी रुक जाइए, अजय जी बताइए फ्लोर टेस्ट पे क्यों नहीं आते? अगर शिंदे जी का कहना है कि मेरे तमाम विधायक और मेरे जान को खतरा है, तो क्या पुलिस प्रोटेक्शन में उनको महाराष्ट्र में बुलाया नहीं जा सकता? ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये उनका कहना है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर। अजय जी मेरा स्टेटमेंट वो लोकतंत्र को मर्यादित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं और वहाँ से ईमेल डाल देंगे कि जान को खतरा है, फ्लोर टेस्ट। ईमेल नहीं, ईमेल के साथ हार्ड कॉपी भी गई है। और सम्मान से घर आइए, वहाँ से चुनाव जड़े हैं, चुनाव जीतिए, शरीर उपस्थित करिए, अब फ्लोर पे आइए। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और राणा जी को एक चीज और बताऊं, राणा जी भाई हो हमारे छोटे, मैं उस रैली में शरीर उपस्थित मैं मुंबई उस रैली में था, मैं मुंबई अजय जी एक सवाल का जवाब, अजय जी एक सवाल का जवाब, अजय वर्मा जी, आपके
अगर कोई बागी विधायक है, विधायक जो शिवसेना के साथ है वो ठीक है, जो बागी विधायक अगर वो कह रहे हमारी जान को खतरा, हमारी परिवार की जान को खतरा है, क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है उनके पूरे परिवार और उनके जान के खतरे को सुरक्षित करे? क्या कोर्ट को ये कहना पड़ेगा? क्या कोर्ट इसमें कूद देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी? क्या ये राज्य सरकार नहीं ले सकती है? ये सवाल है ना सर। मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट का आता है, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट का आता है भाई साहब, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट तो आना चाहिए। अरे मूक दर्शक बने हुए समय बहुत कम है, उद्धव ठाकरे सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। रंजना जी, संजय जी, अजय जी, आप लोगों ने बोल लिया। सुदेश जी जल्दी जल्दी से हाथ उठा रहे, जल्दी से बोलिएगा सर। देखिए, बहुत सीरियस बात है ये। जो थ्रेट इश्यूज हुए हैं शिवसेना के द्वारा, वो थ्रेट ही नहीं इशू है, इन्होंने किया भी है, गुंडागर्दी जाकर तोड़फोड़ भी किया है। तो ये कैपेबल है, इनका इतिहास भी रहा है। तो अगर वो लोग बोलते हैं सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा पूरी मुहैया होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि किसी को जान का खतरा है, इतना बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिर्फ शरीर ही आएगा वहां से, आ जाओ देख लेंगे, सड़क पर लड़ाई होगी, सैनिक आपस में। अजय जी आते हो ना सर, अजय जी बोल लेने दीजिए ना, अजय जी बोल लेने दीजिए, अजय जी बोल लेने जमाल शेख जी, चलिए ठीक है, जमाल शेख जी जल्दी जल्दी से, जमाल शेख जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी सर, ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी सर, जल्दी से अपनी बात रख, ऐसे बात नहीं जाएगी सर, ऐसे बात नहीं होगी। जमाल शेख जी, अजय जी, जमाल शेख साहब, यहाँ पे आए, राजीव रंजन जी, अब बस सर आप लोगों से बात हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन झा हमारे साथ है, बता दीजिए सर। अजय वर्मा जी रुक जाइए ना सर, बोल लेने दीजिए सर, और भी है, रंजन जी भी है, अरे बोल लेने दीजिए सर, अरे बोल लेने दीजिए अजय वर्मा जी रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। अरे अजय वर्मा जी हो गया सर, आपकी बातें आ गई सर, आपकी बातें आ गई सर, आपकी बातें आ गई है, आपकी बातें आ गई, आपकी बातें आ गई, आपकी बातें आ गई। अजय वर्मा जी जल्दी से, राजीव रंजन जी जल्दी से नहीं, बाकी सारे समय भी आप अजय वर्मा जी को दे दीजिए, उनके अलावा यहाँ और किसी की आवाज नहीं सर, एक सेकंड सर, प्लीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरे नहीं सर, राजीव जी जल्दी से प्लीज नहीं, मैं रिफ्यूज करता हूँ बोलने से, सिर्फ अजय वर्मा को समय दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं शम्स ख्वाजा जी। सर जल्दी से अगर कुछ आप लीगल टिप्स देते, जल्दी सर, अगर दर्शकों को समझना हो बहुत जल्दी, समय की बहुत कमी है सर। मेरी समरी या समीक्षा ये है, पिटिशन वाज इमेच्योर, प्रीमेच्योर जी। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इज बैड इन लॉ। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपकी जान को खतरा था, आप अपने पेरेंट हाई कोर्ट में पहले फाइल करिए, सुप्रीम कोर्ट में मूव करिए ट्रांसफर पिटिशन, वो दूसरा हाई कोर्ट में चली जाएगी, सुनवाई होगी। दिस इज एज्यूमिंग कि कोर्ट्स को ये राइट है कि स्पीकर्स के डिसीजन में इंटरवीन करें, जो कि मेरे नजदीक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स के अगेंस्ट है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जितने मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में आज जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और साथ ही अपने विचार भी आपने हमारे साथ साझा की। लेकिन अब इस सियासी घमासान में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम एंट्री हुई है, ऐसे में पूरे देश की निगाह इस वक्त बस एक ही केस पर है, वो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ। क्या महाराष्ट्र सरकार आने वाले 2 हफ्तों में एक नया रुख लेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के तलब के बाद महाराष्ट्र सरकार में कोई और सियासी घमासान देखने को मिलेगा? इन तमाम सवालों के साथ कल एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।